अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड पेशेंट्स के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन पेशेंट्स के इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं और वो टॉपिक है फाइब्रॉइड्स। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि फाइब्रॉइड क्या होता है, फाइब्रॉइड क्यों होता है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट किन अलामात के साथ डॉक्टर के पास प्रेजेंट करता है, इसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फाइब्रॉइड के साथ हमल हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर हमल हो जाए तो उसमें हमने क्या एहतियात करनी होती है। आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। आई होप इस वीडियो के एंड में आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा और जितनी भी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस है फाइब्रॉइड्स को लेकर वो भी क्लियर हो जाएंगी। फाइब्रॉइड एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन हर पेशेंट को इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पता होता है, लेकिन किसी को भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। फाइब्रॉइड बच्चेदानी की एक रसोली को कहते हैं। बच्चेदानी के मसल्स ही एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक रसोली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं। अब ये देखते हैं कि फाइब्रॉइड्स की कितनी इकसाम होती हैं। फाइब्रॉइड की 3 इकसाम होती हैं। सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स भी हो सकते हैं, सब सेरोजल फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं और इंट्राम्यूरल होते हैं। सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स बच्चेदानी की अंदर वाली लेयर, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी लेयर के साथ साथ होते हैं। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स जो हैं बच्चेदानी के दरमियानी लेयर में बनते हैं और सब सेरोजल फाइब्रॉइड बच्चेदानी के बाहर बनते हैं। फाइब्रॉइड्स में हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस हिस्ट्री में सबसे पहले हम बायोडाटा पूछते हैं और पेशेंट की एज पूछते हैं। एज इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि फाइब्रॉइड रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा कॉमन है। देखा गया है कि 30s के बाद फाइब्रॉइड्स होने का चांस बढ़ जाता है। एज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि जब हमने डिसाइड करनी होती है, ट्रीटमेंट का प्लान करना होता है, तो भी एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हम ट्रीटमेंट में डिस्कस करेंगे कि एज क्यों इम्पॉर्टेंट है ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस करने में। इसके बाद हम पेशेंट से पूछते हैं पेशेंट मैरिड है, अनमैरिड है। अनमैरिड में ट्रीटमेंट ऑप्शन मैनेजमेंट बिल्कुल चेंज हो जाती है और मैरिड ख़वातीन में इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो डिपेंड करता है उसकी पैरिटी में। हम हिस्ट्री में पैरिटी भी पूछते हैं। अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है तो उसके लिए ऑप्शंस डिफरेंट हैं। अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट नहीं है तो उसके लिए ऑप्शंस डिफरेंट हैं। एक नली पैरा पेशेंट, यानी कि जिसने पहले कंसीव नहीं किया, उसके लिए फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट, उसका प्लान बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इसके बाद हमने पेशेंट्स के सिम्टम्स पूछने होते हैं। समटाइम्स पेशेंट प्रेजेंट करता है माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन, वेट कंप्लेंट्स होती हैं पेशेंट की। जब हम उसका स्कैन करते हैं तो उसमें हमें फाइब्रॉइड नज़र आ जाता है और वो इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। इसके अलावा पेशेंट की कंप्लेंट हो सकती है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की और डिस्मेनोरिया की, यानी कि पीरियड्स के साथ उसको पेन होता है। समटाइम पेशेंट एनीमिया के साथ प्रेजेंट करता है। हैवी ब्लीडिंग की वजह से उसका HB बहुत ड्रॉप हो जाता है। पेशेंट सिंपल मैस एब्डोमेन के साथ भी प्रेजेंट करता है। पेशेंट कहता है कि मुझे नीचे वाले पेट में दर्द होता है या फिर मुझे एक रसोली महसूस होती है या पेट सख्त हो जाता है। पेशेंट फर्टिलिटी के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, यानी कि वो कंसीव नहीं कर पा रहा, उसका हम स्कैन करते हैं तो फाइब्रॉइड्स की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं, या फिर रिकरेंट मिसकैरेजेस की हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री में हमने रिस्क फैक्टर्स को भी रूल आउट करना होता है। रिस्क फैक्टर्स में जेनेटिक्स आ जाती हैं, अर्ली मेनार्की, लेट मीनोपॉज, इससे रिलेटेड भी हमने हिस्ट्री लेनी होती है। इसके अलावा पेशेंट से पूछना होता है कि अगर कोई वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है या नहीं ले रही है। अब फाइब्रॉइड्स को हमने डायग्नोज कैसे करना होता है। फाइब्रॉइड्स मोस्टली ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन या फिर ट्रांस वेजाइनल स्कैन्स पे डायग्नोज हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। अगर तो फाइब्रॉइड एसिम्टोमेटिक है, यानी कि एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, तो हमने इसको ट्रीट नहीं करना होता। खासकर वो ख़वातीन जिनको फाइब्रॉइड्स मीनोपॉज के करीब डायग्नोज होते हैं, उनको हम ट्रीट नहीं करते, क्योंकि मीनोपॉज के बाद फाइब्रॉइड्स खुद ही श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं। जितना ईस्ट्रोजन एक्सपोजर कम होगा उतने ही ये श्रिंक होते चले जाएंगे। अब कौन से फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं जिनको हमने ट्रीट करना होता है। ऐसे फाइब्रॉइड जिसकी वजह से पेशेंट्स को अलामात आ रहे हैं और उनकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रही है,
जिसमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, एचबी ड्रॉप होने लग जाती है, या फिर पेशेंट को डिस्मेनोरिया होता है, सवेयर पीरियड्स में पेन होता है, सब फर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट करती है, कंसीव नहीं कर पा रही, या फिर रिकरेंट मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है उसकी, और ख़ासकर जब प्रेशर सिम्टम्स आने लग जाएं तो ऐसे फाइब्रॉइड्स को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे हम उसकी मेडिकल मैनेजमेंट करें या फिर सर्जिकल मैनेजमेंट करें। जिन पेशेंट्स को हम मेडिकली ट्रीट करते हैं उसमें दोबारा फाइब्रॉइड होने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट को हम डेफिनेटिव नहीं बोल सकते। मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ जाती हैं, कुछ ऐसी मेडिकेशन भी हैं जिससे हम फाइब्रॉइड का साइज़ को श्रिंक कर देते हैं। वो ऐसी सूरत हाल में होता है जब पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं है या फिर उसका फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत बड़ा है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं जिससे फाइब्रॉइड का साइज़ श्रिंक हो जाता है, जिसे हम GnRH एनालॉग्स भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट पे। सर्जरी में हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं, हम मायोमेक्टमी भी कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ उस रसोली को हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। दूसरी ऑप्शन होती है हिस्टेरेक्टमी की। मायोमेक्टमी और हिस्टेरेक्टमी में पेशेंट की एज पैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ रसोली को हम उस वक्त निकालते हैं जब पेशेंट यंग है, उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, अभी वो और बच्चे चाह रही है, कंसीव करना चाह रही है, ऐसी सूरत हाल में हम मायोमेक्टमी करते हैं। और हिस्टेरेक्टमी हम उस वक्त करते हैं जब पेशेंट ओल्ड एज हो या मीनोपॉज के करीब हो या आफ्टर मीनोपॉज हम हिस्टेरेक्टमी करते हैं। पेशेंट की पैरिटी कंप्लीट है, वो कंसीव और नहीं करना चाहती, तो हम उसकी हिस्टेरेक्टमी कर देते हैं। मायोमेक्टमी हम ट्रांस एब्डोमिनल भी कर सकते हैं और स्टेरोस्कोप से भी कर सकते हैं। एक लेटेस्ट टेक्निक है जिसे हम कहते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। उसमें हम ब्लड सप्लाई जो फाइब्रॉइड को जा रहा होता है थ्रू यूट्राइन आर्टरी, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। ये हर सेटअप में नहीं अवेलेबल होता, बहुत ही एडवांस सेटअप में ये फैसिलिटी मौजूद है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेशेंट का ये होता है कि क्या इस फाइब्रॉइड के साथ पेशेंट कंसीव कर सकता है या नहीं कर सकता। तो पेशेंट कंसीव कर सकता है, लेकिन उसमें फाइब्रॉइड की लोकेशन और साइज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम फाइब्रॉइड बिल्कुल ट्यूब के साथ होता है, जिसकी वजह से पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा होता और उसकी सर्जरी करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड में इम्प्लांटेशन डिफेक्ट भी हो सकता है। बहुत से पेशेंट्स होती हैं जिनका फाइब्रॉइड होता है, उसके साथ वो कंसीव भी करती हैं और बेबी भी डिलीवर कर लेती हैं। फाइब्रॉइड के साथ जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। इसकी रीज़न ये होती है कि पेशेंट थ्रू आउट प्रेगनेंसी पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। समटाइम पेशेंट को ब्लीडिंग भी होती रहती है, मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, प्री टर्म लेबर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए प्रेगनेंसी हाई रिस्क कंसिडर होती है। जिन पेशेंट की फाइब्रॉइड्स के साथ प्रेगनेंसी होती है उसमें नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है और सिजेरियन भी हो सकता है। ये भी डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड की लोकेशन क्या है। अगर फाइब्रॉइड की लोकेशन सर्विक्स को ब्लॉक कर रही है तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, उसमें हमने सिजेरियन करना होता है। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी और फाइब्रॉइड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, उससे मुतालिक भी हम ज़रूर बात करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।